फाइन। सो हेडिंग डालो आप, केमिकल काइनेटिक्स। राइट। तो देखो, पहले तो ये दिमाग में बिठाना है अच्छे से कि अभी तक जो हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है, राइट, उनमें हमारा दो अप्रोच होता है। एक अप्रोच ये था कि अगर हमारे पास रिएक्शन दिया हो, से फॉर एग्जांपल 2A प्लस 3B फॉर्मिंग C प्लस 4D, एक हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन ले रहा हूं। अगर ये रिएक्शन दिया हुआ है आपको बेटा, तो एक तो क्वेश्चन ये आता था कि भाई अगर मान लो मैंने इसका 3 मोल ले लिया या 4 मोल A का ले लिया, तो बताओ C कितना बनेगा। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। कैसे करते हैं उसमें, इनके स्टोइकियोमेट्री को देखते हैं। बताओ ये स्टोइकियोमेट्री को पढ़ते कैसे हैं। व्हेन 2 मोल ऑफ A विल रिएक्ट 3 मोल ऑफ B से रिएक्ट करेगा और फिर 1 मोल ऑफ C बनाएगा और इसका 4। मतलब जो इनके स्टोइकियोमेट्री है बेसिकली ये इनके रिएक्टिंग मोल्स के बारे में डिस्कस करता है। तो ये मोल का रेशियो देता है, ग्राम का रेशियो नहीं देता है। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, लेकिन कभी भी हमने आज तक इस तरह के क्वेश्चन करने में कभी मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि बेटा बताओ ये 4 के चारों मोल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। वी नेवर स्टडीड द वेरिएशन ऑफ द कंसंट्रेशन विद टाइम। तो ये जो चैप्टर है ना केमिकल काइनेटिक्स, यही वो टॉपिक है जहां पे हम टाइम से रिएक्शन का कोरिलेशन करते हैं कि ठीक है भाई खत्म तो होगा या 50% कंप्लीट तो हुआ, लेकिन कितने देर में हुआ, आप टाइम तो बताओ। तो टाइम को कोरिलेट करने का ये तो काइनेटिक स्टडी हम यही करते हैं। ठीक है, तो लिखो केमिकल काइनेटिक्स डील्स विथ speed of a reaction, okay, that is variation of concentration, with time, that is variation of concentration with time, उसके बारे में डिस्कस करता है। इज दैट क्लियर? तो अब भाई हमारा डिस्कशन अब रेट को लेकर के होगा, कितना मोल पर लीटर कंज्यूम हुआ कितने टाइम में, हमारा डिस्कशन अब इस पे होगा। तो पहले हम रेट को समझ लेते हैं और फिर इस रिएक्शन के लिए जनरल एक कुछ पैरामीटर डिसाइड करेंगे, उससे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इनमें से कोई एक कंपोनेंट पकड़ लो, आप A पकड़ लो, B पकड़ लो, C D, मर्जी आपकी। मैं इस साइड वालों को R से रिप्रेजेंट करूंगा और इधर वाले को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, P से। R रिप्रेजेंट एनी जनरल रिएक्टेंट, P रिप्रेजेंट एनी जनरल प्रोडक्ट। तो अगर मैं टाइम के साथ, टाइम के ग्राफ पे अगर इनके कंसंट्रेशन ऑफ R, एनी ऑफ द रिएक्टेंट गाइस, ओके, इट कुड बी A और B डिपेंडिंग ऑन के इनमें इनका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो ऑफ कोर्स टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं रहा होगा, तो A का जो हमने इनिशियल मोल या मोलैरिटी लिया हुआ है वही इसका अमाउंट आएगा। अच्छा, टाइम बीतने के साथ क्या होगा कि अगर आपने इसको सर इनिशियल मोल A0 ले रखा है, तो ये कभी भी रिएक्ट करेगा तो ये 2x तो ये 3x रिएक्ट करेगा। अरे आ रहा है क्या बात? क्योंकि इसका 2 मोल इससे कितने मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका 2x इससे कितने से करेगा, 3x से। तो टाइम बीतने के साथ ये जो 2x की वैल्यू है ये बढ़ती जाएगी, 3x की वैल्यू है ये बढ़ती जाएगी। इन शॉर्ट द वैल्यू ऑफ x विल इंक्रीज विद टाइम। अच्छा, टाइम के साथ अगर इनका रिएक्शन होता जाएगा तो कितना मोल A का बचा रह गया है, कितने लोग समझ रहे हैं सर? दैट वी कैन राइट एज इनिशियली A0 लिया था, 2x खत्म हो गया। सो दिस इज, आप बोल सकते हो A एट एनी जनरल टाइम t। अब वो आप उस टाइम पे x की वैल्यू बता दो, हम A की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ A हम या रिएक्टेंट हम बता देंगे। तो मैं अगर यहां से ऐसे रफली देखने की कोशिश करूं कि भाई चलो एग्जैक्ट इक्वेशन जब मालूम होगा तब मालूम होगा
लेकिन क्या मैं एक जनरल वेरिएशन ऐसा बता सकता हूं कि टाइम बीतने के साथ ये घट रहा होगा? अच्छा, मैं अभी एक वैसा वाला केस लेके चल रहा हूं जो नॉन लीनियर है। ऐसे भी कुछ रिएक्शंस आएंगे जहां पे ये वेरिएशन लीनियर होगा। अगर मैंने लीनियर किया तो मैं कुछ चीजें समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि लीनियर बहुत स्पेसिफिक केस है, एक सिंगल केस है, तो मैं जनरल केस ले रहा हूं। ठीक है, तो टाइम के साथ इसका जो वेरिएशन है मैं कुछ ऐसे ले रहा हूं कि भाई टाइम बीतने के साथ ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, राइट। टाइम बीतने के साथ कुछ नॉन लीनियर कर्व इसका आ रहा है, टाइम बीतने के साथ ये घट रहा है। घटना भी चाहिए भाई, टाइम के साथ ये जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, मैं दो पॉइंट सेलेक्ट कर ले रहा हूं। पॉइंट नंबर से फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल दे रहा हूं कि पॉइंट, अब ये एबीसीडी मैं नॉमेनक्लेचर डालना नहीं चाह रहा हूं तो एक ये पॉइंट ले लेता हूं, एक ये पॉइंट, ठीक है। एक को मान लेता हूं आप एम एन ले लेता हूं, तो एक को एम पॉइंट ले ले रहा हूं और दूसरे को एन पॉइंट ले ले रहा हूं, ये दो पॉइंट। अच्छा बेटा, अगर यहां पे टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, ये कंसंट्रेशन t1 है, तो ये कंसंट्रेशन मैं c1 ले ले रहा हूं और ये कंसंट्रेशन मैं c2 ले ले रहा हूं। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, ये जो भी रिएक्टेंट है ना, वो चाहे वो ए हो या बी हो, उनमें से किसी एक का ग्राफ दिया हुआ है, मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ t1 से t2 या पॉइंट m से n में जब भी रिएक्शन वेरी कर रहा है, तो क्या आप बता सकते हो एवरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बिटवीन टाइम इंटरवल t1 एंड t2? क्या बता सकते हो? तो बोलोगे सर यहाँ रेट का मतलब क्या है, पहले वो समझाओ। तो रेट का मतलब मैंने क्या समझाया था आपको? रेट इज वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विथ टाइम। तो जैसे वेलोसिटी को बोलते हैं, वो क्या होता है? वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ, तो dx बाई dt करते हो, तो यहां पे मैं d कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt करूंगा। बस फर्क ये है कि जब मैं एवरेज की बात कर रहा हूं तो मैं डिफरेंस लूंगा बस, ठीक है। तो यहां पे मैं एवरेज रेट की बात कर रहा हूं, एवरेज रेट ऑफ। क्या मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करूं, R की जगह पे मैं A लिख दूं? कोई दिक्कत किसी को? भाई रिएक्टेंट तो दोनों में से कोई भी थे। तो एवरेज रेट ऑफ A ऑफ कोर्स बिटवीन टाइम इंटरवल t1 टू t2, तो क्या हो जाएगा भाई? आप बोलोगे सर ये बताओ कितना खत्म हुआ ये? तो पहले C1 था, अब कितना बचा रह गया? C2। तो डिफरेंस कितना, मतलब कितना कंज्यूम हुआ? C1 माइनस C2 एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब क्या हुआ? T2 माइनस T1। ध्यान देना, मैंने जानबूझ के इसको C1 माइनस C2 किया है और नीचे T2 माइनस T1, ताकि मेरी वैल्यू पॉजिटिव दिखे। मुझे तो रेट चाहिए ना, कितना कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बस उतना हमें देखना है, हमें रेट चाहिए। अब अगर मैं इसी को ऐसे दिखा दूं, क्या माइनस ऑफ C2 माइनस C1 कर सकता हूं और क्या T2 माइनस T1 कर सकता हूं? बेटा जब बात रेट की होगी, रेट की, तो रेट हम जनरली पॉजिटिव सेंस में ही कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T लिख सकता हूं? दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज। अब अगर मैं बात करूं कि नहीं भाई मुझे इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, तो एवरेज रेट क्या होता है? तो आपने ये पहले भी सुना होगा, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं। एवरेज रेट कैसे देखते हैं? तो एवरेज रेट अगर ग्राफ से देखना हो तो बोलते हैं भाई ये दो पॉइंट को मिलाओ और ये जो कॉर्ड बन रहा है इसका जो स्लोप है वही तो एवरेज रेट है। और स्लोप कैसे निकालते भाई? एक लाइन है उसका स्लोप कैसे निकालते? दो पॉइंट मालूम है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही तो मैंने किया है, देखो ना, याद है? क्लियर है? अब बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट की। इंस्टेंटेनियस रेट, अच्छा ए बताओ कंज्यूम हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है? तो इसको और अच्छे से लिखूं मैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, इज इक्वल टू, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस विल बी सिंपली माइनस टाइम, ये डेल्टा को बहुत कम कर दो, डेल्टा, हाँ जी, अब उसके जगह पे मैं जनरल कंसंट्रेशन ए लिख दे रहा हूं एंड डिवाइडेड बाई टाइम। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी कोई दिक्कत?
अब अगर उसको निकालना हो तो इस ग्राफ पे समझना हो कि भाई ये डीसी बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो क्या आपको मालूम है ये कुछ और नहीं बल्कि क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, स्लोप ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। भाई अगर मैं बात करूंगा इंस्टेंटेनियस रेट एट पॉइंट एन, तो आप बोलोगे सर यहां पे आप एक स्लोप, मतलब यहां पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही उसका आंसर है। मैं आपको पूछूं कि बेटा यहां पे इंस्टेंटेनियस रेट कितना होगा, तो बोलोगे सर यहां स्लोप ऐसे होगा, इधर का स्लोप ऐसे होगा। नेचुरली इधर स्लोप का जो जो टेंजेंट है उसका जो tan थीटा का वैल्यू है वो हाई होगा मैग्नीट्यूड में, और यहां पे रिलेटिवली कम होगा। तो वो तो चलो अलग अलग बात हो गया। तो एवरेज रेट हमेशा टाइम इंटरवल में देखते हैं, इंस्टेंटेनियस हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं। यहां तक लिखो जल्दी, थोड़ा ढंग से बनाना, देखो मेरे से डायग्राम ना थोड़ा और ढंग से कर्व बनाना। जैसे ये देखो बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस ग्राफ लग रहा है। हाँ अभी ठीक है। वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम कैसे कर रहा है, बस मैं सीख रहा। सो इसको ग्राफिकली आई होप आप ज्यादा मेरे से अवेयर हो। सो इंस्टेंटेनियस रेट इज नथिंग बट स्लोप, यहाँ नेगेटिव ऑफ स्लोप है ना, डी ऑफ स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना ना, टेंजेंट का ही स्लोप है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ slope of tangent on concentration versus time graph at a particular point। समझ गए? तो जब मैं रेट एट T2 बोलूंगा तो आपको यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके स्लोप यहां आप रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हो बस, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? तो एवरेज रेट होता है और दूसरा कौन सा रेट होता है, इंस्टेंटेनियस। और अगर मैं कुछ ना बोलूं सिर्फ बोलूं रेट, तो आप क्या समझोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट ना। एवरेज जब बोलना होता है तो स्पेसिफाई किया जाता है एवरेज वैल्यू, कुछ भी ना बोले तो बाय डिफॉल्ट क्या समझोगे, इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए भाई अब यहां तो ये समझ में आ गया। अब थोड़ा इसी को मोर जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा दो, ये मिटा दो ग्राफ। ओके मिटा दो इसको। बच्चों आवाज आ रही है? आदित्य, अभी? चलो ठीक।
मिटा दो इसको। चलिए भाई, अब थोड़ा इसको और जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने एक ऐसा रिएक्शन लिया है जिसमें ए बी सी एंड डी है, तो मैं इसको अब ऐसा लिखना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। रेट ऑफ कंजम्पशन A is equal to, can I say that, minus dA by dt? What is A here? बेटा एक्टिव मास बोलते हैं, आपको ध्यान आ रहा है कुछ? कभी जमाने में हमने पढ़ा था इसको, एक्टिव मास। अभी देखो, जिनको नहीं मालूम है वो ऐसा समझ लो, एक्टिव मास जनरली मोलैरिटी होता है। कुछ केसेस में एक्टिव मास की वैल्यू हम 1 लेते हैं। कौन से केस में 1 लेते हैं? जब वो सॉलिड हो जाए तब हम 1 लेते हैं, या फिर इतना ज्यादा लिक्विड हो जाए कि उसका मोल चेंज ही ना हो, लार्ज एक्सेस में हो जाए तो उसका 1 लेते हैं, अदरवाइज मोलैरिटी होता है। इन वेरी वेरी स्पेशल केसेस वी टेक फॉर गैसेस देयर प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक यूनिट, तो बहुत स्पेसिफिक केसेस में हम वो भी लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस भी है, ऐसा नहीं है कि एक्टिव मास मोलैरिटी सेम चीज होती है। ठीक है, तो अभी के लिए आप अपने दिमाग में रखो कि ये कुछ और नहीं, मोल पर लीटर है, जनरल केसेस में ये यूज करेंगे। ठीक, so rate of consumption of A is equal to minus dA by dt। क्या इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं rate of consumption of B is equal to minus dB by dt? बोलिए भाई। अच्छा, अब इसके बाद मैं लिखूंगा rate of production। प्रोडक्शन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि वो फॉर्म हो रहा है, so that is equal to, इसी तरीके से रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी, ये सी था एंड ये ऑफ डी इज इक्वल टू कितना आएगा? डी डी बाई, अरे ये क्यों कर रहा हूं भाई, इधर माइनस माइनस लगाया, इधर प्लस क्यों लगा रखा? हाँ, क्योंकि सर इसके डेल्टा वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहने वाली है ना, फाइनल कंसंट्रेशन T2 टाइम में तो ये ज्यादा ही होगा इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये पॉजिटिव रहने वाला। यहां माइनस क्यों लगाया? ताकि ओवरऑल ये पॉजिटिव बन सके, बस उसको ऐसे देखते हैं हम लोग रेट को। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? हाँ, तो ये तो रहा मतलब इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये रिएक्शन देख के लग रहा है कि भाई रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी दोनों इक्वल होंगे या डिफरेंट भी हो सकता है? और अगर डिफरेंट हो सकता है तो क्या उनका रेशियो आप बता सकते हो? सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं पूछ रहा हूं कि ए भी बदल रहा है सर टाइम के साथ, इसका अपना कुछ रेट आएगा, हो सकता है ये 5 मोल पर लीटर पर सेकंड चेंज हो रहा हो। बोले भाई, अरे इसका यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, और डिवाइडेड बाई टाइम किया तो पर सेकंड हो जाएगा, पर मिनट हो जाएगा, पर आवर हो जाएगा, मर्जी जैसा लेना हो। तो क्या जिस रेट से ए कंज्यूम हो रहा होगा, क्या उसी रेट से बी कंज्यूम हो रहा होगा? कैसे मालूम? कैसे मालूम? लुक एट देयर स्टोइकियोमेट्री सर। जब तक 3 मोल बी का खत्म हो रहा है तब तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही मोल ए का खत्म हो रहा है। तो भाई दोनों के रेट सेम कैसे हो सकते हैं? ये तो इनके स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से इनके रेट होंगे। इज दैट क्लियर? तो देखो, यानी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए may or may not be equal to rate of consumption of B depending इनके stoichiometric coefficient। Similarly, जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए है, क्या वो इक्वल होगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी? बिल्कुल नहीं सर, डिपेंड करता है। अगर इनके कोफिशिएंट सेम हुए तो हो भी सकता है, नहीं सेम है तो ये जब तक 2 मोल खत्म हो रहा है तब तक ये 1 ही मोल बन रहा है, तो कैसे सेम हो सकते हैं? तो अब इंटरेस्टिंग चीज है कि सर अब एक टर्मिनोलॉजी आती है रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से समझना। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इंटायरली डिफरेंट थिंग, वो तो एक कंपोनेंट के बारे में आप बता रहे हो। बी इज अगेन अ डिफरेंट थिंग, प्रोडक्शन ऑफ सी एंड डी इज अगेन अ डिफरेंट थिंग, और ये आपस में इक्वल भी नहीं होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन आखिर हम कैसे डिफाइन करें? तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं, दिस हाउ इट इज डिफाइंड। रेट ऑफ, नोट कर लियो ना इसको, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन
इज डिफाइंड एज, ये जो x मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं ना बेटा, इसके वेरिएशन से डिफाइन किया जाता है, dx अपॉन dt। या यूं समझ लो कि जिसका कॉफिशिएंट 1 हो उसमें कैसे वेरिएशन हो रहा है टाइम के साथ, उसका जो रेट होता है वही रेट रिएक्शन का भी होता है। तो बेस्ट है कि मैं भाई, चलो यहां मजेदार चीज ये है कि इसके कॉफिशिएंट में 1 आ ही गया था तो x डायरेक्टली हमें मिल गया dx by dt। हो सकता है कोई ऐसा रिएक्शन हो जहां ये भी 1 ना हो, 5 टाइम्स हो जाए तो सिंपल सी बात है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू dx by dt, वेयर x, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू आई मीन बाय x। अब हम इस रेट ऑफ रिएक्शन से ए के चेंजेस, बी के चेंजेस, उनको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप बताओ कितने लोग समझ पा रहे हो कि सर ये जो dA by dt है, dA by dt है, यानी A में जो वेरिएशन है विथ टाइम, A का जो टाइम के साथ चेंजेस है पर यूनिट टाइम, ये कुछ और नहीं बल्कि, ध्यान से देखो, 2 टाइम्स ऑफ dx by dt होगा। ये कितने लोगों को समझ पड़ता है? पढ़ना चाहिए। अरे भाई जब ये 1 मोल जब तक चेंज होगा तब तक ये कितना चेंज हो चुका होगा? डबल मोल। तो इसका रेट इसके कंपैरिजन में तो डबल ही है ना। अरे आ रहा है? ये तो एक तरीका हुआ देखने का, एनालिटिकल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ये क्या हो जाएगा बेटा? तो आप बोलोगे सर जब तक ये 1 मोल चेंज होगा तब तक ये 3 मोल, तो मैं क्या बोल सकता हूं? 3 टाइम्स ऑफ dx by dt। बोलो भाई। अच्छा उसी तरीके से ये तो डायरेक्टली dx by dt ही हो गया, और ये कितना हो गया? जल्दी बोलो। 4 टाइम्स ऑफ dx by dt। यहां तक क्लियर है? देखो एक तो ये तरीका हुआ जिसमें मैंने आपको समझाया, दूसरा एक और तरीका है, उसमें छोटा सा मैथमेटिक्स यूज करना है बस। ये बताओ बेटा, मैं आपसे पूछूं कि जनरल कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t विल बी हाउ मच? तो आप बोलोगे सर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 था -2x। अब आपको क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है, dA dt एंड dx dt में क्या रिलेशन है? डिफरेंशिएट कर दो यार। क्या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, -dA by dt का रिलेशन आपको चाहिए ना, क्योंकि आपको तो ये चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम d by dt ऑफ A की जगह क्या रख दो? A0 -2x। बताओ A0 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा? तो खत्म हो गया सर ये 0। अच्छा ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 2 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो क्या dx by dt आ गया। तो क्या जो मैं नॉर्मल समझा दिया आपको, क्या मैथमेटिकली भी क्लियर हो रहा है? क्या ठीक उसी तरीके से आप b भी देख पाओगे? सिमिलरली dB by dt का वैल्यू देखो क्या होगा? क्या होगा? d by dt ऑफ, हाँ जी, b0, ये तो कोई भी कांस्टेंट ले लो, माइनस, तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे 3 टाइम्स ऑफ dx by dt। तो प्यारे बच्चों आप सीधा समझ लो, वेल एंड गुड। सीधा नहीं समझ आता है, चुपचाप मैथमेटिक्स यूज करो, एन आंसर वही आ जाएगा। सो क्विकली नोट इट डाउन, क्विकली नोट इट डाउन। बेसिकली ऐसा है कि हाइपोथेटिकली ऐसा इज्यूम करो कि जिसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो रहा है ना, उसके रेफरेंस में ही रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना। तो यहां तो 1 हमें मिल गया तो इसलिए डायरेक्टली दिख गया, नहीं जहां मिलता वहां तो उसके स्टोइकोमेट्री से डिवाइड कर देते, उसका जितना भी रेट आ रहा है उसके स्टोइकोमेट्री में डिवाइड। अभी दिखा रहा हूं, आप ये देखो। अब आप इनको कहोगे कि सर चलो ये dx by dt, तो x तो एक बड़ा हाइपोथेटिकल सा चीज है ना, आप a के वेरिएशन, b के वेरिएशन, c के वेरिएशन के हिसाब से बताओ रेट को कैसे समझे। तो रेट ऑफ रिएक्शन, थोड़ा ध्यान से सुनो, कितने लोग यहां देख पा रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हम dx by dt बोल रहे हैं, इसको कितने लोग बोल रहे हो कि सर अगर एक ही टर्म में आपका बड़ा मन है समझने के लिए ना, तो आप इतना कर दो 1/2 टाइम्स माइनस dA by dt। कितने लोगों को समझ पड़ रहा है? अरे कुछ नहीं किया यार, यहां से इसकी वैल्यू उठा के बस डाल दी, dx by dt यही है ना। तो जिनको इस फॉर्म में देखना है कि नहीं सर a एंड b के फॉर्म में बताओ रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, तो बेटा रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए, जो भी मतलब रेट ऑफ ए जितना भी डिकम्पोज हो रहा है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, उसमें अगर 2 से डिवाइड कर दो तो वही रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा अब कितने लोग कह रहे हैं कि सर यही क्यों, आप बी में 3 से डिवाइड कर दो तो वही रेट ऑफ रिएक्शन है। यस और नो? यहां माइनस में बाहर लगा दे रहा हूं,
माइनस dB by dt। अरे भाई क्या हो रहा है? अरे आ रहा है क्या समझ में सबको? दैट इज इक्वल टू, कितने लोग कह रहे हैं सर ये तो dc by dt तो है ही, एंड दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, 1/4 टाइम्स ऑफ dd by dt। तो क्लियर हो रहा है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जिनका रेट हमें मालूम हो उसका कॉफिशिएंट देख लो, उससे डिवाइड कर दो, बस वही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा उनके टर्म। सो रेट ऑफ रिएक्शन ए का वेरिएशन का हाफ जितना आएगा वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। बी के वेरिएशन का 1/3 जो आ रहा है वैल्यू, वो इसका सिंपल जितना इसका वेरिएशन है वही रेट ऑफ रिएक्शन है, और इसमें डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स इसका रेट का। और क्यों ये अलग अलग कॉफिशिएंट है? क्योंकि इनके कॉफिशिएंट अलग अलग है, सबके रेट अलग अलग हैं, तो ऐसे हम तो घूमते रह जाएं सब तरफ, तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी हम डिफाइन ही ना कर पाए। तो डिफाइन करने के लिए हमें सबको इक्वलाइज तो करना ही पड़ेगा, एंड दिस इज हाउ वी कैन इक्वलाइज इट। सो क्विकली इसको नोट कर लो यहां से यहां तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, पर मोल, एग्जैक्टली। ये आप हिंट के फॉर्म में लिख लेना ना, मैथमेटिकल चीज, इसको नोट करने का ज्यादा जरूरत नहीं है, इसके फॉर्म में नोट कर लोगे तो यही चीज आता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, हो गया नोटेड? मिटा दो इसको, चलिए। ओके, तो इतने छोटे से पॉइंट पे एक मैं क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं आपका दिमाग कितना काम करता है, ठीक है? चलो, for the reaction 3A turning into product P, the variation of concentration of A versus time is given like this. Where the angle it is subtending is 30, right? And time किसमें दिया है? In second। ये किसमें अंडरस्टूड है? मोल पर लीटर में, अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है? फाइंड रेट ऑफ कंजम्पशन of what? A, second rate of reaction,
find the rate of consumption of A and rate of reaction. Understood? बोलो, करो जल्दी, बताओ क्या है। आंसर आ जाए बेटा तुम लोग का तो ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हो मैसेज करना है आपको, ठीक है। यू कैन इवन मैसेज इन द केमिस्ट्री ग्रुप ऑल्सो। डन। चलिए देखें कितना छोटा सा है ना ये क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा। कितने लोग आ गए आंसर भाई, हाथ उठाओ, देखना है, हाथ उठाओ। आ गया? आइए देखते हैं। एक बात बताओ भाई, मैंने क्या समझाया था अभी आपको? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए will be equal to minus time of dA by dt, यानी this will be the slope of A versus time graph at general point t, जहां पे भी वो रेट पूछ रहा है। इसमें तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, क्या जरूरत है बोलने का? क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है सर, आप किसी भी पॉइंट पे पूछो रेट थोड़ी ना अलग होने वाला है। जब कर्व होता तो इंस्टेंटेनियस रेट बदल रहा होता तो बताना पड़ता कौन से टाइम पे आपको चाहिए, यहां तो उसका जरूरत ही नहीं है। चाहे आप यहां चाहे आप यहां, भाई इन पे टेंजेंट डालना मतलब इसी लाइन को बनाना, इसलिए मैंने इस पे कुछ बोला ही नहीं। तो बताओ भाई, इज इक्वल टू स्लोप नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ एट एनी जनरल पॉइंट। तो बताओ भाई इसका स्लोप कितना है? माइनस ऑफ, ये 30 इधर से दिया है ना, स्लोप इस साइड से लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? tan, कितना है वो? 180 माइनस 30। अरे बाबा, tan पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ओवरऑल, ये प्लस, और ये क्या आ जाएगा? tan 30। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होता है क्या? मुझे मैं कुछ और सोच के दिया था, बट चलो कोई बात नहीं। 1/√3 यूनिट क्या होगा भाई? तो बोलोगे सर जो ए का यूनिट, जो टी का यूनिट है यही चिपका देना है। ए का यूनिट क्या था? मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट यहां सेकंड में दिया है, पर सेकंड। तो आंसर आ जाएगा, अगर आपने आंसर किया 1/√3 तो बिल्कुल गलत है, गलत नहीं एकदम गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। विदाउट यूनिट अगर आपने आंसर किया तो आपका गेम खत्म है, क्योंकि ऑप्शन में वो यूनिट के साथ आंसर आएगा। और आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे देखोगे तो ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक जगह पर मिनट दे देगा, एक पर आवर, फिर ढूंढते रहना। तो यूनिट को हमेशा से ध्यान रखना है। सो मोल पर लीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द आंसर। ये किसका आंसर है भाई? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। यहां तक क्लियर है? लेकिन मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? रेट ऑफ रिएक्शन, वो कैसे निकालेंगे? बोलो। तो बस अब कितने लोग कहेंगे सर अभी आपने तो बताया था रेट ऑफ रिएक्शन वो dx/dt होता है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस dA/dt, और इसका कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। और अच्छा ये वैल्यू हमें तो मालूम चल गई है, कितनी है? 1/√3, एंड पूरे पे कितने से डिवाइड करना है? तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? 1/3√3, सेम यूनिट जो वहां पे लगाया, मोल पर लीटर पर सेकंड। कितने लोग करेक्ट हुआ? दोनों हाथ उठाओ। चलो बढ़िया, चलो बढ़िया हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ आ गया? बोलिए भाई, क्लियर है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्यों माइनस आना चाहिए? माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, माइनस टाइम ऑफ दिस वैल्यू। अरे रेट तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे ना बेटा, माइनस कहां से आ सकते हैं? तो एक ये माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू ही तो हमने निकाला था ना ये, और वही वैल्यू मैंने यहाँ यूज कर ली है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो अब ये सेकंड है जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो, मैं पहले ही बोल रहा हूं इसलिए सोच समझ के आंसर कर देना। देखो, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, बताओ भाई अमोनिया का फॉर्मूला। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, इफ एट अ गिवन मोमेंट, if at a given moment 3.4 gram per liter per second ammonia is formed, अमोनिया इज फॉर्मिंग, बस ऐसा लिख लो ना, मतलब ये तो अभी रिएक्शन चल ही रहा है। If at a given moment 3.4 gram per liter per second ammonia is forming, then find the rate of consumption of हाइड्रोजन। चलो देखें क्या करते हो। डन बेटा। चल भाई जिनके आंसर आ गए हाथ उठाओ। गुड, बताओ दक्ष कितना है? मैं जो पूछा एक ही चीज तो पूछा है, तो गलत क्यों लग रहा है? यूनिट के साथ बताओ। पर सेकंड, ठीक है। और किसका आंसर है? चलो ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ऑफ कोर्स उसी टाइम। ध्यान हो गया मेरे दिमाग में, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ जी चलें, स्टार्ट करें। बहुत आसान था, पता है, बहुत ज्यादा इजी है। बस मैं आपका अटेंशन कहाँ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ पता है, कि आप देखो ये किस में दिया हुआ है। मैंने यूनिट के साथ छेड़छाड़ कर दिया है। यूनिट में क्या रहना चाहिए वो, तो बड़ा सिंपल है सर। अब जब मास ऑफ अमोनिया दिया हुआ है कि 3.4 ग्राम इन 1 लीटर इन 1 सेकेंड फॉर्मेशन, यही लिखा हुआ है ना, तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर? बड़ा सिंपल है भाई, मोल ऑफ अमोनिया क्या आ जाएगा? 3.4 अपॉन 17। अरे इसका मोलर वेट यही होता ना सर, कितना आ जाएगा भाई? ये मोल पर लीटर
डॉट 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 ये सब एज इट इज है, कितना आ गया? 0.2 आया ना? हाँ 0.2 मोल। तो मतलब बेसिकली आपको क्या मालूम चल गया कि अमोनिया यानी डी अमोनिया डिवाइडेड बाई dt मालूम चल गया पर लीटर पर सेकेंड। ये बात समझ आया क्या? जिन बच्चों ने बिना यूनिट ध्यान दिए हुए रेट ऑफ अमोनिया सीधा सीधा लिख लिया, रेट ऑफ अमोनिया यानी डी अमोनिया बाई dt, जिन्होंने सीधा ये लिख दिया वो तो वहीं खत्म हो गए। जिन्होंने डायरेक्ट 3.4 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड लिख दिया उनका कहानी वहीं खत्म हो गया भाई। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यूनिट पे स्पेसिफिक फोकस चाहिए आपका, नहीं तो आप गलत करने जा रहे हो। तो डी अमोनिया बाई dt इज इक्वल टू दिस मच। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका दम ही नहीं रह गया यार। अब क्या करना है? हमें मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ रुक तो रुक जाओ, अभी तो मैं रेट ऑफ अमोनिया बोल रहा हूं ना। अभी कितने लोग बोले हैं रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन हमने अभी एक सिंपल सा रिलेशन देखा है कि वो dx बाई dt होता है, और जितने उनके कॉफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो माइनस टाइम डी नाइट्रोजन बाई dt बाई डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि उसका कॉफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू माइनस टाइम डी हाइड्रोजन, यहां माइनस माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रिएक्टेंट है, और 1/3 टाइम्स, और इज इक्वल टू कितना? 1/2 टाइम्स डी अमोनिया बाई, यही है ना? तो भाई ये वैल्यू हमें जो आई है वो डी अमोनिया बाई dt का आया है, कितना? 0.2। तो अब इसको यहां लिख दूंगा मैं 1/2 टाइम्स ऑफ 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सब समझ में आ रहा है? कितना आ गया? 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या आया? ये क्या आया? दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बताओ भाई, अगर आपको ये मालूम हो, इधर मालूम हो, तो आपको यही तो निकालने के लिए मैंने बोला है रेट ऑफ कंजम्पशन। बोलो तो कंजम्पशन कितना होगा? माइनस dH2 बाई dt होल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो इतना वैल्यू इज इक्वल टू 3 इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब किसी का भी आंसर नहीं है आया था तो बताया क्यों नहीं? चलो कोई बात, ठीक है, गुड। सो करेक्ट आंसर इज 0.3 मोल पर लीटर। अगर आप ये बोलते तो भी ठीक था, अगर आप ये बोल देते नहीं सर मैं एक काम करता हूं ना, इस मोल को मैं मास में चेंज कर लेता हूं, तो बताओ हाइड्रोजन का एक मोल में कितना ग्राम होता है? 2 ग्राम, H2 है ना? तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके यानी आप 0.6 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड करते तो वो भी सही होता, लेकिन यहां जिसने आंसर किया था वहां मोल किया था, इसलिए उसका गलत हो गया। 0.6 का एक आंसर आया था, बट वहां पे उसने क्या लिखा हुआ था? मोल। तो यूनिट मैंने बोला, आप यूनिट इधर उधर करोगे मतलब आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है क्या कर रहे हो। तो बहुत सावधानी से करना है, ये क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, ट्रिकी बहुत होते हैं, देखना पड़ेगा कैसे देना है। चलिए अगला क्वेश्चन करें आप। चलो ठीक है, क्वेश्चन बहुत हो गया, थियरी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब एक बात बताओ बेटा, मान लो यही मैं एकदम एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं कि अमोनिया का ही फॉर्मेशन का डिस्कशन करता हूं, और मैं पूछूं कि भाई इसमें जो अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या? जितना रेट से अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाई 2, यही है ना? कहने का मतलब वो प्रोपोर्शनल ही है ना, जिस रेट से अमोनिया बन रहा है वही रेट ऑफ रिएक्शन है, प्रोपोर्शनैलिटी वही। अरे एक्चुअल वैल्यू तो डिवाइडेड बाई 2 होगी, क्लियर है ना ये? तो
मैं अगर वो फैक्टर बता दूं जिससे अमोनिया का फॉर्मेशन अफेक्टेड होगा, वो सारा फैक्टर हमारा रेट को भी अफेक्ट करेगा, एक ही बात है। तो बताओ भाई, अमोनिया मुझे जल्दी फॉर्म करना है, ज्यादा फॉर्म करना है पर यूनिट टाइम, क्या क्या कर दूं कि मैं जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाए? कॉमन सेंस लगाओ और बताओ आंसर। मैं एक हिंट देता हूं कैसे सोचना है भाई। रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन होता है जब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये जो इनके आपस में बॉन्ड्स हैं, ये हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं, ये जब आपस में टकरा रहे हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग कोलिजन होना चाहिए कि अपने पुराने बॉन्ड ब्रेक हो और नए बॉन्ड फॉर्म हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है यहां पे। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो नेचुरली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो गए, और कोलिजन इस पे भी डिपेंड करेगा कि भाई एक ही डिब्बे के अंदर जिसका वॉल्यूम फिक्स है, कितने ज्यादा पार्टिकल्स आपने ले रखा है, उतना ज्यादा कोलिजन पर यूनिट टाइम होगा। सो बेसिकली कितने कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम हो रहे हैं उस पे। और कोलिजन किस पे डिपेंड कर रहा है? तो भाई कंसंट्रेशन पे। अगर गैस है तो प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जीज वगैरह क्या है, और किस चीजों पे कि भाई जो इनके बीच में रिपल्शन हो रहे हैं, जब ये नजदीक आ रहे हैं एक दूसरे से तो रिपेल भी होते हैं। क्यों रिपेल होते हैं? क्योंकि इनका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है भाई, जब नजदीक आएंगे तो ये रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन बैरियर को भी अगर किसी तरीके से कम कर सको, ये जो रिपल्शन बैरियर है इसका नाम हम क्या देते हैं? एक्टिवेशन बैरियर। याद आ रहा है कुछ? एक्टिवेशन बैरियर जो मॉलिक्यूल्स को किसी एक फॉर्म में ही स्टेबल रहने देता है, जब तक कि वो इतना स्ट्रॉन्ग काइनेटिक एनर्जी लेकर के ना आए कि वो बैरियर क्रॉस हो पाए, तब तक वो प्रोडक्ट में कभी नहीं जा सकते हैं। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक जाने के लिए, इंटरेस्टिंग है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कायदे से रिएक्टेंट से ज्यादा कौन स्टेबल है? प्रोडक्ट। इसको तो चुपचाप आर से पी चले जाना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल उधर ही चले जाना चाहिए, बट कभी ऐसा नहीं होता है। बल्कि इनके रिएक्शन प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं, पहले ऐसे पहाड़ चढ़ना है, फिर ऐसे नीचे उतरना है। ये जो पहाड़ चढ़ रहे हो ना एनर्जी के फॉर्म में, यही तो एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी अगर मैं किसी तरीके से कम कर दूं तो भी रेट फास्ट हो जाएगा। तो बताओ भाई कैसे कर सकते हैं? कैटलिस्ट ऐड करके। वेरी गुड। तो जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो बेसिकली यही जो हाइट है ना पोटेंशियल का, ये कम हो जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करने के जो तरीके होंगे उससे भी रेट अफेक्टेड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? कुछ रिएक्शन होते हैं भाई लाइट सेंसिटिव होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। आप सब कुछ कर दो साथ में, CO2 डाल दो, H2O डाल दो, क्या कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे? क्या O2 वहां से निकलेगा बाहर? कभी नहीं होगा, जब तक कि आप लाइट वहां इन्वॉल्व ना कराओ। तो लाइट सेंसिटिव रिएक्शन के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो एक एक करके लिखते हैं। जब अगर कभी पूछ दिया कि भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, तो इसके लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला लिखो और दिमाग में कैसे सोचना है, लुक एट द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अगर वो आपके दिमाग में है तो अपने आप ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला लिखो एक्टिव मास, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा चांसेस होता है कोलिजन का। नेक्स्ट लिखो प्रेशर इन केस ऑफ, यस, प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस, प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। नेक्स्ट लिखो टेम्परेचर, टेम्परेचर। बताओ बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे पर यूनिट टाइम। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है, ठीक है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट, सिंपल सा है, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं किस पे? कैटलिस्ट लिख लो। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट को बढ़ाता है।
अच्छा, कोई ऐसा चीज जो रेट को घटा भी दे? मॉडरेटर होता है, पॉइजन होता है, वो सब रेट को घटाता भी है। पुराने किताबें अगर देखोगे 15-20 साल पुरानी, तो उसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट वर्ड लिखे होते हैं। तो अब के टाइम में रिफॉर्म आ चुका है, तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट थे सिर्फ उन्हीं को कैटलिस्ट बोलते हैं, जो नेगेटिव थे उनको हम मॉडरेटर या फिर आप बोल लो पॉइजन, उस तरह से हम उनको ट्रीट करें। वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को और बढ़ा देते हैं, तो रेट और खराब कर दिया। ठीक है, तो कैटलिस्ट लिख लो, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट, मॉडरेटर और पॉइजन डिक्रीजेस द रेट। मॉडरेटर, पॉइजन डिक्रीजेस द रेट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट और कौन सा है? नेक्स्ट बताओ। हाँ जी बिल्कुल, लिखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर फोटोसेंसिटिव रिएक्शंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर फोटोसेंसिटिव रिएक्शन, फोटोसेंसिटिव रिएक्शन, डॉट 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 छोड़ देना, क्योंकि फैक्टर्स अभी और भी हैं, सॉल्वेंट की पोलैरिटी, सोल्यूट के नेचर किस तरह के हैं, उन सब पे भी डिपेंड करता है। तो बस डॉट डॉट डॉट, मुझे एक आइडिया देना था, वो मैंने दे लिया। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब आ जाओ, मैं इसी को ना इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, और यहां से बड़ा एक नया चीज मैं आपको दिखाता हूं, जो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है, बट उसका हमने बहुत स्पेशल केस पढ़ा है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो आओ दिखाते हैं। तो बच्चों, कभी भी लिखते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैंने R बोल लेना है या फिर dx/dt बोल लेना है। अगर मैं ABCD के टर्म में बात करूं, जो हमने जिस कोफिशिएंट से स्टार्ट किया था उसी को पकड़ के रखते हैं, उसी से पूरा पूरा चलाते हैं। कोफिशिएंट ध्यान है सबको, क्या था? 2A + 3B ना, इसी को लेके चलते हैं हम लोग। तो क्या मैं इसको फटाफट ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 - dA/dt, 1/3 - dB/dt, dC is equal to 1/4 dd by, यहां तक लिखा हुआ है। अभी मैंने क्या बताया कि भाई ये जो पूरा रेट है ना, चाहे आप ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये सब किसके प्रोपोर्शनल है? किसके प्रोपोर्शनल है? दे आर ऑल प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, टेम्परेचर ऑल्सो। बट अगर मैं मोटे तौर पे लिखूं तो मैं बोलूंगा कि भाई एक्टिव मास ऑफ A टू दी पावर, जनरल टर्म लिख रहा हूं, M, B टू दी पावर N। जल्दीबाजी में ये मत बोल देना कि सर M की वैल्यू 2 लिख दो, N की वैल्यू 3 लिख दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये M N क्या है, मैं उनके बारे में आपको समझाता हूं। सो A टू दी पावर M एंड B टू दी पावर N। मैं इधर से वापस लिख ले रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। R इज प्रोपोर्शनल टू A टू दी पावर M एंड B टू दी पावर N। ऑफ कोर्स एक्टिव मासेस हैं ये। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो ना, तो दैट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है K, और A टू दी पावर M एंड B टू दी पावर N, जहां पे बेटा ये बॉक्स का मतलब क्या है? एक्टिव मास। जहां पे M क्या है? M को बोलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। N क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि ये M N इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकते हैं, इन मोर जनरल केस ये नहीं होगा। इन मोर जनरल केस ये कोफिशिएंट नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही इसकी वैल्यू को हम कोफिशिएंट के बराबर करते हैं। इसलिए ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B। मैंने क्या बोला? M इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, N इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। तो आपके दिमाग में आएगा, सर ये कोई तरीका है क्या इसको निकालने का, M N N? तो आंसर है हाँ बेटा, इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल तरीका है।
आपको सर्टेन सेट के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे, कुछ डेटाबेस लेना पड़ेगा, कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से ये वैल्यूज निकल के आएंगी और कोई दूसरा तरीका नहीं है। या फिर एक चीज और भी है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं ना, ये डिराइव्ड है टेक्निक। किसी तरीके से इनके रेट का जो डेटा मैंने बोला वो कंपाइल करो और मैकेनिज्म ड्राफ्ट कर दो। अगर मैकेनिज्म आपने सही सही बता दिया तो मैकेनिज्म से भी हम रेट बता सकते हैं। तो एकदम जो सबसे आइडियलाइज तरीका है MNN निकालने का वो है एक्सपेरिमेंटल वे, जस्ट मेजर द रेट विथ टाइम एंड उसके हिसाब से कोफिशिएंट मैं वो कराऊंगा। उसके अलावा बाकी सारे केसेस ना उसी से डिराइव्ड होकर के निकले हुए हैं। तो सबसे मेन केस क्या है? एक्सपेरिमेंटल तरीका, जिससे हम चेक करते हैं रेट का टाइम के साथ किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, कंसंट्रेशन का टाइम के साथ वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, उसको चेक करके हम वहीं से निकालते हैं। वही एकमात्र तरीका है, बाकी सब थ्योरेटिकल तरीके हैं। समझ रहे हो ना? चलो, तो MNN को लिख लिया यहां पे। एन के क्या है बच्चा? रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। नोट करो यहां तक। आप पूरा यहां पे भी ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के सीधा लिख सकते हो, ठीक है? जल्दी नोट करो। चलो बेटा, नेक्स्ट किया जाए। चलो, नोटेड। नेक्स्ट, अब एक एक करके पॉइंट लिखो। तो पॉइंट लिखो। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और सिंपली, और इसको मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोल सकता हूं, दैट इज इक्वल टू M+N। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टर्म्ड एज M+N। क्लियर हुआ यहां तक? आगे देखते हैं। आप ये लिखो, पॉइंट करके लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखना है यहां पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अंडरलाइन कर लेना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ओके, अभी मैं तरीका सिखाता हूं कैसे हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, समझते हैं। ये K क्या है भाई? K को मैंने जो रेट कांस्टेंट बोला है, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। आप बोलोगे कि सर अभी थोड़ा देर पहले तो आपने इतना ज्ञान दिया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें आपने सारी कहानी बता दी, एक्टिवेशन, टेम्परेचर,
सारा चीज, इसको देख करके तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। रेट को अगर मैं एक्सप्रेशन देखूं तो कंसंट्रेशन दिख रहा है, बाकी तो सीधा कांस्टेंट दिख रहा है और तो कहीं दिख ही नहीं रहा है टेम्परेचर वगैरह। तो बेटा सारा चीज यहीं छुपा हुआ है के अंदर ही, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट अपने आप में बहुत सारे चीजों को एक्युमुलेट किए हुए है। तो रेट कांस्टेंट के इज रिटन एज ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो सारी चीज छुपी हुई है। ये ई क्या है? ई क्या है? इरेशनल नंबर है ये। इरेशनल नंबर कितना वैल्यू होता है? इक्वल टू नहीं बोलना चाहिए, क्लोज टू बोलना चाहिए। 2.71 के आसपास होता है। मतलब बेसिकली इसका बेस ग्रेटर देन 1 है, बस इतना समझाना चाह रहा था, वरना इसका भी जरूरत नहीं समझे, ठीक है। ई इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा बच्चों, ये जो कैपिटल ई है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये सबको तो बचपन से पहचानते हो। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? कौन से यूनिट में? केल्विन में। हाँ, डिग्री सेल्सियस में नहीं रख देना तुम लोग। टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, केल्विन। ओके बच्चों, इसको और थोड़ा ढंग से लिखते हैं। ए क्या है यहाँ पे? ए को बोलते हैं आरेनियस कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, दिस इज क्वाइट अ लार्ज वैल्यू ना, काफी बड़ी वैल्यू होती है, छोटी मोटी नहीं होती है। ए की वैल्यू बहुत 10 के पावर 10, 15 ऐसे करके होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है। यहां तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी, टी इज द टेम्परेचर। एंड ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी कहानी लिख रही है, इसका ये इक्वेशन आरएनएस इक्वेशन बोलते हैं। So this equation is Arrhenius equation. This constant is Arrhenius constant. या एक्सपोनेंशियल के पहले लगाया इसलिए हम इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं, पता है? एक और भी तरीका होता है इसको लिखने का। इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि K इज इक्वल टू ए ई एक्स पी माइनस ई ए बाई आर टी। तो जो मैंने ये लिखा है वही चीज है, ये अलग नहीं है, ठीक है। इसको डरना मत। वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। ई एक्स पी का मतलब ई का पावर, ई का पावर ये वैल्यू, तो ब्रैकेट में जो भी लिखा है, समझ गए? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है भाई? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? तो अभी मैंने समझाया था आपको कि जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें रिपल्शन बैरियर होता है, और हमें किसी भी तरीके से रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में पहुंचाना है, चाहे प्रोडक्ट भले ही क्यों ना स्टेबल हो, मुझे वो बैरियर क्रॉस कराने भर का एनर्जी उसको सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो रिएक्टेंट को सप्लाई करना पड़ता है या रिएक्टेंट को देना पड़ता है सच दैट कि ये प्रोडक्ट बना सके, इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो लिखो the minimum amount of extra energy, activation energy के बारे में, the minimum amount of extra energy, the minimum amount of extra energy required to reactant molecule, the minimum amount of energy, extra energy that is required to reactant molecule so as to form product, so as to form
so as to form product. The minimum amount of extra energy required, the minimum amount of extra energy required to reactant molecule so as to form product, that is termed as activation energy, right? ये पूरा इक्वेशन लिख लिया है, बोलो। अब आपको एक टास्क देता हूं, उसको करो आप। एक्टिवेशन एनर्जी ये सारी चीजें हो गई। मुझे ये बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के पे क्या असर पड़ेगा? एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ाता हूं तो के पे क्या असर पड़ेगा? यही चीज आप बताओ, देख करके, मैथमेटिकल ग्राफ को देखकर। हाँ जी बताइए, इस इक्वेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। और ई पे नेगेटिव पावर कम हो तो अच्छी बात, ई पे पावर -2 और ई पे पावर -3 कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है ना। तो वैल्यू कम होता जाए नेगेटिव में तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट, और बेटा बताओ रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी। ये चीज तो मैं समझा रहा था आपको कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट, और वो रेट कहां पे छुपा हुआ था? टेम्परेचर कहां छुपा हुआ था? रेट कांस्टेंट में, क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ता है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? चलिए भाई, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे तो रेट का क्या होगा? साफ दिख रहा है कि आप ईए बढ़ाओगे तो नेगेटिव में पावर बढ़ता जाएगा, एंड नेगेटिव में पावर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? 1/e⁻3। तो ये डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू कम होता जाएगा, तो के विल डिक्रीज। इसीलिए कैटलिस्ट डालने से रेट बढ़ता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो के को कौन कौन अफेक्ट करता है भाई? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, राइट इट डाउन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कौन कौन अफेक्ट करता है? तो सबसे पहला चीज तो यार, नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है ना। कई बार आप टेम्परेचर भी सेम कर दो, एक्टिवेशन एनर्जी भी नजदीक नजदीक कर दो, तो भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या अपने आप में बहुत रिएक्टिव रिएक्टेंट्स हैं, तो उनके लिए के का वैल्यू ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में पहला पॉइंट क्या लिखोगे? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा लिखो टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा कैटलिस्ट। विल इट अफेक्ट और नॉट? यस, बिकॉज इट चेंजेस ई। हाँ जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अरे वो एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा वियर्ड टर्म है ना, मतलब उसको देखना पड़ेगा ना इक्वेशन लिख करके। जो चीज हम मॉनिटर कर सकते हैं वो क्या है? कैटलिस्ट उठा के डाल दिया, रेट पे मॉनिटर कर रहा हूं, तो इसलिए हम उसके टर्म में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटरनली जाकर के तो वो ईए को ही अफेक्ट कर रहा है। कैटलिस्ट हो गया, मॉडरेटर हो गया, ये सारी चीजें आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है? क्या कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्या मजाक है यार। रेट में दो कंपोनेंट है, कंसंट्रेशन एंड के, और के को ही तो हम डिफाइन करें, तो वो कहां से कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट हो गया? उससे कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहां तक क्लियर है सबको? बोलिए भाई, सबको क्लियर है? अब एक क्वेश्चन लेता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे। ये समझना है कि मान लीजिए सर, ये तो आप जो भी रिएक्शन ले रहे हो, ये तो आपने यूनिडायरेक्शनल लिया है, रिएक्टेंट इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, बट आपने +1 में ये पढ़ाया था कि रिएक्शन रिवर्सिबल भी होते हैं, आगे भी जाता है और पीछे भी आता है। तो सर यहां पे कैसे देखेंगे? तो यहां बोलते हैं बेटा, यहां ना रेट ऑफ रिएक्शन के बजाय हम टर्म लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड, जो इधर से इधर जाए, और जो पीछे आता है उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ बैकवर्ड। अब यहां फॉरवर्ड के लिए हम लोग लिखते हैं KF इंटू A इंटू B एंड इस पे पावर समथिंग समथिंग, और बैकवर्ड के लिए क्या लिखते हैं? KB, रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब रिवर्सिबल हो जाता है ना, तो उसके लिए दोनों एक्टिवेशन एनर्जी काम की हो जाती है। इधर से इधर जाने वाली जो EA है उसको EAF बोल देते हैं, और इधर से इधर आने वाली
जिसको हम ई ए बी बोल देते हैं। तो बोलोगे सर अब रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब रह गया? तब भी मतलब है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, जब भी रिएक्शन लिखा हो तो हमेशा हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ देखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन एज आर एफ माइनस आर बी। रेट ऑफ फॉरवर्ड, भाई कितना मॉलिक्यूल पर सेकेंड रिएक्टेंट ब्रेक कर रहा है, माइनस कितना वो फॉर्म हो जा रहा है, ओवरऑल जो डिफरेंस आएगा वही रेट ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल जैसे मैं बोलूं बेटा 10 टूट गया, 5 बन भी गया, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो आप बोलोगे नेट तो 5 ही है ना सर, वो कहां से आया? जितना टूटा था उनमें से जितना वापस आ गया उसको हमने डिफरेंस ले लिया। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो उसमें रेट ऐसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर बी। और आर एफ आर बी को कैसे लिखते हैं? फॉरवर्ड की जब बात करोगे तो उसमें इन दोनों को रिएक्टेंट की तरह ट्रीट करना, बैकवर्ड की बात करोगे तो इन दोनों को रिएक्टेंट की तरह ट्रीट करना। ठीक है, अब जब ये बात बताया तो कितने लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं? सर यहीं से तो आपने एक बड़ा सा टर्म डिफाइन किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो क्या था? के एफ बाई के बी। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये कैपिटल के एंड ये स्मॉल के में क्या डिफरेंस है? सर ये रेट कांस्टेंट है और ये क्या है? इक्विलिब्रियम का रेट कांस्टेंट, चाहे वो फॉरवर्ड का हो या बैकवर्ड का हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ही, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ भी सकता है। और अब समझो कैसे, मान लो ये बढ़ा और ये भी बढ़ा बट ये ज्यादा बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर हाई हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो गया। भाई ये बढ़ रहा है, ये ज्यादा बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट भी सकता है। तो यानी अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सेम टेम्परेचर में चेंज करने से फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट अलग अलग तरीके से बढ़ सकता है क्या? आंसर है यस इट इज, अलग अलग तरीके से ही बढ़ते हैं। बल्कि अब वो रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? तो मैं पहले ही आपको इक्वेशन दे चुका हूं। तो अब मैं चाहूंगा कि आप टेम्परेचर अगर मैं चेंज करूं, यानी अगर मुझे निकालना हो log ऑफ K2 बाई K1, जहां पे K2 क्या है? रेट कांस्टेंट है T2 टेम्परेचर, K1 क्या है? रेट कांस्टेंट है T1 टेम्परेचर। तो इसकी वैल्यू निकाल के मुझे बताओ क्या आएगी। कम ऑन, गो अहेड। नहीं, जरूरत नहीं है, तो बस यहां पे सिखाना था तुम लोग को। वो पढ़े हो ना, देखो +1 की चीजें जो तुमने पढ़ी हुई है मुझे रिलेट कराना ही कराना है, राइट? समझ आ रहा है ना? तो उतना बता दिया, लेकिन ओवरऑल केमिकल काइनेटिक्स में दैट इक्विलिब्रियम को रिलेट करके ना दुनिया के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बनते हैं काइनेटिक्स के अंदर। वो एकदम लास्ट चीज है जो हमें करना है, बस कनेक्ट दिखा दिया कि मैंने कैसे जोड़ना है दोनों को। ठीक है, आगे आएंगे तो देखा जाएगा। प्योर केमिकल काइनेटिक्स में तो उसका यूज ही नहीं आएगा। बिल्कुल होता है, इसका मतलब कि तो वो रिवर्सिबल के लिए होगा ना। तो ठीक, चलो भाई बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, जल्दी निकालो। यहाँ पे लॉग बेस कितना है? कुछ नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट केमिस्ट्री में बेस 10 होता है, बेस 10 है ये। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? लॉग K2 पे किसके टर्म में? टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, आर के टर्म में। बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी? कराया हुआ है पहले ये, लेकिन फिर भी आज बोलिए बच्चों, हो गया क्या?
क्या है आंसर? क्या रहा है? करेक्ट, सब लोग लिख लो। EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये लिख लेना। log K2 बाई K1। अब ये कैसे आया? बड़ा सिंपल सा है यार ना। कैसे? देखो हमारे पास K इज इक्वल टू क्या था? A e टू द पावर माइनस ए अपॉन RT। बोलो बेटा, अगर मैं एज्यूम कर लूं कि एक्टिवेशन एनर्जी यानी जो बैरियर है उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता टेम्परेचर से, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वी कैन राइट फ्रॉम हियर एज K1 इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस ए अपॉन RT, एंड K2 को मैं क्या लिख सकता हूं? A e टू द पावर माइनस ए अपॉन RT2, ये T1 लिख सकता हूं। अब मैं रेशियो ले लेता हूं, तो K2 बाई K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर, ध्यान से देखो, माइनस ए, ये कॉमन ले लूं, 1 अपॉन, ध्यान से देखो, अरे दिस बाई दिस बोला है ना, तो माइनस ये कॉमन ले लिया, दिस बाई दिस, तो 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 हो रहा है क्या? चेक करो, या 1 बाई T1 हो रहा है? सही लिखा है? बोलो भाई, करेक्ट है ना? अच्छा, इस माइनस को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा? ये T1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? T2। सिंपल है ना? अब दोनों तरफ log टू द बेस e ले लो, log टू द बेस e ऑफ दिस K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log टू द बेस e एंड e टू द पावर EA 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अब बताओ, e पे पावर कुछ भी है तो ये इधर उठ के आ जाएगा, तो EA, अच्छा R भी है बेटा, सॉरी R भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, EA बाई R हो गया, ये क्या आ गया? 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, और ये क्या आ गया? log टू द बेस e K2 बाई K1। अब एक चीज ध्यान रखना, ये log टू द बेस e ऑफ समथिंग, इसी को lnx बोलते हैं, lnx, log टू द बेस e को ही ln वर्ड यूज किया था, शॉर्ट फॉर्म है ना। अब इसको अगर मुझे चेंज करना हो किसमें? बेस 10 में, तो उसका फॉर्मूला होता है 2.303, ये नोट कर लेना अगर आपको नहीं आता हो तो। log बेस e को अगर बेस 10 में चेंज करना हो तो 2.303 का फैक्टर आता है, तो मैं इसको लिखूंगा, बेस e है तो इसको लिखूंगा 2.303 log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अब ये 2.303 को नीचे करूंगा, तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। वन बाई T1 माइनस 1 बाई T2, तो ये इक्वेशन ध्यान रखना। अब आपको कुछ दिख रहा है? अगर मैं टेम्परेचर T1 से T2 जाता हूं, वो वैल्यू सेम ही रखता हूं दो अलग अलग रिएक्शन के लिए, तो किसके रेट कांस्टेंट में ज्यादा चेंजेस आएंगे? जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो। दिख रहा है? अरे बोलो ना, ये K2 बाई K1 किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है? EA अपॉन R, और ये तो वैल्यू सेम ही रख रहा हूं। तो दो अलग अलग रिएक्शन जिनमें एक का एक्टिवेशन एनर्जी हाई और दूसरे का लो, तो रेट में या रेट कांस्टेंट में उस रिएक्शन में ज्यादा फर्क पड़ता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई, क्योंकि उसको जरूरत ज्यादा है टेम्परेचर की। खुद सोचो ना, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई है उसमें चाहिए कि भाई आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो कोलिजन्स और अच्छे से होंगे, और तो जाकर के वो बड़ा सा बैरियर क्रॉस कर पाएगा। इसलिए इंक्रीज इन रेट in those reaction where activation energy is high is always better and more। तो अब समझो जो मैं आपको बोल रहा था कि भाई सेम टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का रेट अलग अलग रेट से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई उनके एक्टिवेशन एनर्जी ही अलग अलग होते हैं। इनकी एक्टिवेशन एनर्जी अलग, तो जिस साइड का ज्यादा होगा उस साइड का रेट डोमिनेटिंग हो जाएगा टेम्परेचर अप करने में। बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, इंडो या एक्सो?
एक्सोथर्मिक। इसलिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक्सोथर्मिक में तो बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा डोमिनेंट होता है, मतलब रेट ऑफ नेट रिएक्शन उल्टा घटने लगता है क्योंकि बैकवर्ड बढ़ने लगा ना। और अगर इंडोथर्मिक होता तो इंडोथर्मिक में तो भाई ऐसा है, इसमें प्रोडक्ट का एक्टिवेशन कम है, रिएक्टेंट का एक्टिवेशन हाई है, तो यहां वाले पे फर्क पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी बढ़ भी सकता है और कभी घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि वो इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, जबकि रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। समझ में आया ना? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो भी रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो भी रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, फॉरवर्ड का भी बैकवर्ड का भी, दोनों बढ़ जाएंगे। हाँ, उनमें ज्यादा कम बढ़ना अलग बात है कि कौन ज्यादा बढ़ेगा कौन कम बढ़ेगा, तो भाई वो ज्यादा बढ़ेगा जिस साइड का एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा, क्योंकि हमने यहां पे देख लिया है। तो कंक्लूजन लिख लेना यहां पे, फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर for same rise in temperature, the increase in rate constant will depend on activation energy directly. Activation energy. So for same degree of rise in temperature, या वही समझ लो same rise in temperature, the increase in rate constant depends on activation energy directly. लॉग के टर्म में, सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलने की क्या जरूरत है, डिपेंड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी ना। अरे बाबा, एक्टिवेशन एनर्जी मैं इसकी बात कर रहा हूं, कितना इंक्रीज किया ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पे। जिसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई उसकी साइड में ज्यादा रेट बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। समझ में आ गया? तो ये तो इंडो एक्सो का चलो मैंने यहां रिलेशन करा दिया, मुझे कराना नहीं है ये सब, ठीक है, ये सब भूल जाओगे। फिलहाल आप उतना ही ध्यान रखो जो मैंने वहां पे आपको दिखाया। यहां तक सबको क्लैरिटी हो गई भाई ना? ऑर्डर आपको समझ में आ गया? ऑर्डर क्या होता है सर? जो रेट एक्सप्रेशन है ना, जो रेट एक्सप्रेशन आपने लिखा है, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, जहां पे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा है, उस रेट लॉ में इस पता है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं वहां पे लिखवाना आपको भूल गया, आप नोट कर लेना, बल्कि जो उतना बड़ा सा कहानी लिखा हुआ है मैंने, R इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई समथिंग समथिंग इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम, ये पूरा जो कहानी है ना, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट लॉ, बेसिकली एक्सप्रेसिंग रेट इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर हो गया? हाँ, चलो बढ़िया। अब पहले थोड़ी बहुत चीजें कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। हेडिंग डालो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आप एक काम करो, मैं क्वेश्चन ही दे रहा हूं आपको, ठीक है, रफ में करो इसको, और फिर यहां पे हम फॉर्मूला लिख देंगे। फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। कौन से ऑर्डर रिएक्शन है? n, जिसका ऑर्डर कितना है बेटा? n, ओवरऑल ऑर्डर, जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो ओवरऑल ऑर्डर। सो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। निकालो तो फटाक से, ये तो बचपन का खेल है।
करो, यूनिट निकालिए। क्या बेटा? हाँ हाँ, नहीं दोनों एन एन नहीं है, ओवरऑल ऑर्डर एन है, यानी m प्लस एन की वैल्यू ही n है। ओवरऑल ऑर्डर दिया है ना, तो उसका एक तरीका ये है कि मान लो एक ही रिएक्टेंट है, बात ही खत्म हो गया, n आएगा ही नहीं, मतलब m आएगा ही नहीं। हाँ चले बताए क्या रहे भाई? हाँ जी, तो लिखेंगे आप लोग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल टू द पावर 1 माइनस एन, लीटर टू द पावर, और हाँ जी टाइम इनवर्स। अब ये टाइम में अगर सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, मिनट है तो मिनट इनवर्स, आर है तो आर इनवर्स ना। सेकंड के फॉर्म में आप क्या लिखोगे? मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। अब ये कुछ भी हो सकता है टाइम की जगह पे। कैसे आया? बड़ा ही आसान है यार, अभी तो हमने देखा था कि रेट इज नथिंग बट dx बाई dt एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट टू द पावर n, क्योंकि आपने बोला है सर nth ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा। अब मेरे को इसका यूनिट निकालना है, तो भाई यूनिट ऑफ k इज मल्टीप्लाई बाई यूनिट ऑफ दिस इज इक्वल टू यूनिट ऑफ दिस होगा, ये तो दोनों इक्वल है। इसका यूनिट क्या होगा भाई? तो मैं क्या यहां से लिख सकता हूं? यूनिट ऑफ k मल्टीप्लाई बाई यूनिट ऑफ दिस, इसको क्या बोलूंगा भाई? इसका यूनिट क्या होता है भाई? मोल पर लीटर टू द पावर n इज इक्वल टू, इसका यूनिट क्या होगा? तो बोलोगे ऊपर तो सर मोल पर लीटर और नीचे क्या है? पर यूनिट टाइम। अब उसको सेकंड है तो सेकंड रहना, तो खत्म हो गया यार, यूनिट ऑफ के क्या आ गया। ये सब हम लोग नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, जब आप पहला दिन आते हो क्लास 11th में, फ्यू डेज, फर्स्ट फ्यू डेज में, उस समय यूनिट एनालिसिस करते हैं कि कैसे करना रहता है ये सब चीजें, ठीक है। तो मोल पर लीटर, यहाँ मोल पर लीटर पे पावर 1 है, यहाँ n है, डिवाइड करोगे तो 1 माइनस एन आ जाएगा, और सेकेंड इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यही बनने वाला है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? बोलिए सबको क्लियर है? हाँ। और कभी कभी पता है बहुत बच्चों जैसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल ऐसे लिख देगा कि फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस बी, लिखो तो मैं भाई बच्चों वाला ही क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा करो। ये सब कराने का मन नहीं करता है, बट जब तुम्हारे नंबर देखता हूँ टेस्ट पेपर में ना, तो मन करता है सब कराओ यार, कोई फायदा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हैं बस। जब आप पेपर लिखते हो तो उसमें लगता है कि यार 2a प्लस बी फॉर्मिंग c प्लस 2d, for the reaction this 2a plus b forming c plus 2d, the rate constant value is, लिखो तो 2 into 10 के पावर 3, 2 into 10 के पावर 3 per second, per second. Find the rate of reaction, sorry, find the order of the reaction, rate of reaction नहीं, order of the reaction, find the order of reaction। हाँ पकड़ लिए क्या सब लोग? ओहो ये तो बहुत जल्दी हो गया। कितना आ रहा है? सबको आ गया क्या 1? कैसे आ गया भाई? कि सर यूनिट में ही ऑर्डर छुपा हुआ है, आपने यहाँ यूनिट का ही तो निकलवाया है ना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल टू द पावर 1। यहाँ ना तो मुझे मोल दिख रहा है ना लीटर, दिखेगा कहाँ से? एक जीरो तो दूसरा भी जीरो हो ही जाएगा। तो क्लियरली इससे क्या समझ आ रहा है
कि सर मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन की वैल्यू 0 है, क्योंकि इसमें कहीं भी ये दिख नहीं रहा है, अरे सॉरी मोल बोल रहा हूं, 1 माइनस एन की वैल्यू 0 है, बिल्कुल, तभी तो सर मोल पर लीटर पे पावर 0 होगा तभी तो, है ना, बोलो समझ आ रहा है, तो यानी एन की वैल्यू क्या हो गई 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो इतने घटिया क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, ये बहुत कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछे, बल्कि कुछ और कहानियां दे करके वो रेट के बारे में पूछ लेगा, बट उसका जस्ट एक पार्ट रहता है। लेकिन जिसको यही स्ट्राइक नहीं किया वो कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। स्ट्राइक पहले यही करना पड़ेगा कि पहले भाई मैं देख लूं, यूनिट दे दिया तो वहां से भी तो निकल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो अब आप बोलोगे सर अभी तो थोड़ा देर पहले आप बता रहे थे ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, ये क्या है, तो बेटा एक्सपेरिमेंटली निकाल के ही वो के की वैल्यू लिखी हुई है वहां पे, तो इसलिए मैंने बोला बाकी सारी चीजें डिराइव्ड हैं उससे, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां तक खत्म हो गया। अब आते हैं, एक और टर्म है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, नाम है उसका मॉलिक्यूलैरिटी। क्या नाम है? अब इसमें बड़ा पूछता है, और ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए भी है बट बोर्ड में ज्यादा पूछता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है, इसमें कहानी लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आउट कर दे रहा हूं सीबीएसई बोर्ड का। तो पहले हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी है क्या, है ना, और उसके बाद मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, इसके बाद हम लोग इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो मॉलिक्यूलैरिटी मैंने क्या बताया आपको, कुछ बताया नहीं बताया? बताओ, किसी को कोई आइडिया? एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट मॉलिक्यूलैरिटी इन दिस क्लास? नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं है? बताओ। और थोड़ा प्रिसाइज। नहीं आइडिया? चलो ध्यान से देखो, बिल्कुल उससे रिलेटेड, तो ध्यान से सुनना। देखो दो तरह के रिएक्शन नेचर में होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभी लिखना नहीं, पहले समझ लो फिर लास्ट में लिखना। इधर मैं कुछ लिखना शुरू किया नहीं कि तुम लोग नोटबुक में पेन चलाने लगते, दिमाग पहले चलाओ, पेन बाद में। पेन तो बचपन से सीख चुके हो चलाना, ये अभी तक जंग लग गया है, तुम लोग यूज नहीं कर रहे हो, इसको यूज करना सीखो पहले। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक तो बीच में लॉकडाउन ने आधा कहानी कर दिया, जो थोड़ा बहुत फंक्शनैलिटी था भी, वो सारे पेरेंट ने अपने बच्चों को, अरे मेरा प्यारा बच्चा ऑनलाइन क्लासेस करेगा, एक एक गैजेट ला करके दे दिया, और उस फोन ने जितनी जिंदगी तबाह की है, बच्चों को डिप्रेस किया है, उतना किसी ने कुछ नहीं किया। एक सिंपल रिसर्च है, वो ये बताता है कि जब आप कोई भी चीज रील या कोई भी चीज स्क्रॉल करते हो, तो उसमें कितने, एक सेकेंड में कितनी बार वो चीजें, कलर्स एंड ये सब चीजें चेंज हो रहे हैं, वो आपके दिमाग के किसी हिस्से को वो हिट करता है, और आप उस एडिक्शन से बाहर ही नहीं निकल पाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है कब 2 घंटे आपको खा गया हो। इतना साइंटिफिकली चीजें डिजाइंड है कि आप एक बार ही इंस्टा में घुसे नहीं कि वो 2 घंटे 3 घंटे गया आपका, फिर बाद में जाकर के बस रोना ही रह गया, अरे यार आज के 2 घंटे चले गए। मजेदार बात यह है कि कल फिर वो 2 घंटे जाएंगे। तो वही मैं बोल रहा हूं, जितना स्मार्टफोन ने बच्चों की स्मार्टनेस जितनी डिक्रीज करी है, उतना किसी ने नहीं किया है। वो अगर हाथ में ना रहे, उसके बढ़िया नोकिया वाले जो पुराने फोन होते थे, आज भी होंगे शायद, वही वाले फोन हाथ में रहे तो ही सही है। स्टूडेंट लाइफ में तभी कुछ हो सकता है, स्मार्टफोन के चक्कर में आपकी स्मार्टनेस वो ऑटो में, वो तो स्मार्ट हो रहा है टाइम टू टाइम, आप टाइम टू टाइम खराब होते चले जा रहे हो। तो वही है, क्या सोचा था क्या हो गया, सबने एक एक फोन दिला दिया। अब सारे बच्चे जिस एज में, उन्हें पहले ग्रेजुएशन के टाइम में फोन मिला करते थे, क्योंकि तब मम्मी पापा से दूर रह रहे थे, अभी घर में सारा एक्सेस है, लेकिन फिर भी एक फोन आ गया है। और मजबूरी देखो, सारे मैसेजेस
स्कूल के असाइनमेंट, कोचिंग के असाइनमेंट अब इंटीग्रेट हो गए। इतना खराब साइकिल जुड़ गया है जो कि शायद अगर वो लॉकडाउन नहीं आया होता तो कभी जिंदगी में ऐसा चीज नहीं होता, क्योंकि बच्चों के पास गैजेट्स होते नहीं, स्कूल कभी अपने असाइनमेंट वैसे देते ही नहीं। बट अभी क्या है कि हर एक बच्चे के पास भाई वो रहना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि अब हमें भी आदत लग गई है, एज अ टीचर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी हमें आदत लग गई कि आपके पास फोन रहने चाहिए, क्योंकि हमें लास्ट मोमेंट पे कोई असाइनमेंट आपको देना हो, कोई अनाउंसमेंट करनी हो, तो बस उस चक्कर में हो क्या रहा है कि आप भी उस साइकिल से नहीं निकल रहे हो और हम भी नहीं निकल पा रहे हैं उस चीज से। बट आई होप कि जल्दी एनालाइज करेंगे पेरेंट्स भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, कि अब ये बंद ही करो वापस, क्योंकि ये इससे बच्चे अच्छे नहीं बल्कि खराब ही हो रहे हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, दो तरह के होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाए ना। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अभी इसलिए नहीं सकता हूं क्योंकि आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शन है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, कर रहे हो क्या रिलेट? अच्छा ठीक है, हाँ तो चलो ठीक है, आगे अगर आप रिलेट करो, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक तो उसमें रिलेट हो रहा होगा, या जो लोग अभी एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहे हो उनको पता चल रहा होगा। एलिमेंट्री मतलब एक स्टेप में, रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन सिंगल स्टेप। तो कई ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एकदम से स्टार्ट हुए और खत्म हो गए ना। उनमें से एक रिएक्शन है SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑफ ऑर्डर 2। अब वो रिएक्शन क्या है मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, मतलब समझाना कुछ नहीं है, बेसिकली मैं दिखा दे रहा हूं कि ये CH3Cl है बेटा। अगर यहाँ पे OH माइनस आपके सामने है तो ये एक स्टेप में ही गायब हो जाता है। क्या बन जाएगा ये? CH3OH और क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है, एक स्टेप में खत्म होता है। अब ये एक स्टेप में खत्म होने का एडवांटेज क्या है कि भाई एक ही स्टेप में खत्म हो रहा है तो जितने रिएक्टेंट आपने लिखा हुआ है वो एक ही टाइम पे साथ में कोलाइड कर रहे होंगे। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में जब वो इकट्ठे एक ही टाइम पे कोलाइड कर रहे हैं तो जितने मॉलिक्यूल बेटा साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज, वही उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होती है। So what is molecularity? Number of molecules colliding simultaneously to change from reactant to product। लेकिन अब आप सोचो कि सर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया जो मल्टीपल स्टेप में होता है, कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप, मल्टीपल। कहने का मतलब कि भाई पहले कोई रिएक्टेंट था A प्लस B, इससे जब कंबाइन हो रहा है तो ये पहले कोई इंटरमीडिएट I बन रहा है और I जाकर के फिर B से कंबाइन हो रहा है तो जाकर के ये प्रोडक्ट C बन रहा है। चलो ये मैंने फिर भी दो स्टेप बताए, ऐसा हो सकता है कि तीन तीन स्टेप में खत्म हो रहा हो। तो ऐसे केस में ओवरऑल जो रिएक्शन था वो तो A प्लस 2B फॉर्मिंग C था, ये नेट रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन। लेकिन अगर आप इसके स्टेप ब्रेकआउट करो तो पता चल रहा है कि ये दोनों पहले एक इंटरमीडिएट कोई बना रहे हैं और वो इंटरमीडिएट दूसरे B के साथ रिएक्ट करके फिर जाके प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस केस में मॉलिक्यूलैरिटी, चलो मैं इसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देता हूं, इसको यहां 3 कर देता हूं, ठीक। इस केस में कितने लोग कह रहे हैं सर ये तो बोलना कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, तो 3 + 1, वो एकदम गलत बात होगी, क्योंकि चारों पार्टिकल इकट्ठे कोलाइड ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हो क्या रहा है, 2 पार्टिकल एक स्टेप में इकट्ठे कोलाइड कर रहे हैं, फिर नीचे वाले में 3-3 कोलाइड कर रहे हैं, इंटरमीडिएट और 2 B के। इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का सिग्निफिकेंस है। क्या है सिग्निफिकेंस? ऐसा है सर कि आप ना इसके केस में रेट सीधा सीधा आप K × OH- पे पावर 1
NCH3Cl पे पावर 1 लिख सकते हो। कहने का मतलब ये वो स्पेशल केस है जहां पे जो इनका कॉफिशिएंट है वही उनका ऑर्डर हो गया। इसके अलावा सारे रिएक्शन के लिए नहीं होता है। साइमल्टेनियसली जब वो कोलाइड कर रहे होते हैं तभी उनका जो कॉफिशिएंट है वही पावर बन के आता है, अदरवाइज इट इज नॉट। तो राइट इट डाउन मॉलिक्युलैरिटी के बारे में। देखो ये एलिमेंट किसके बारे में बता रहा था? हाँ लिखो मॉलिक्युलैरिटी। Molecularity of a reaction is equal to molecularity of a reaction is equal to the number of reactant molecules colliding simultaneously number of reactant molecule colliding simultaneously to convert reactants into product, नेक्स्ट लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। Molecularity of elementary reaction is equal to sum of the stoichiometric coefficient of reactants. Molecularity of elementary reactions is equal to what? Sum of their stoichiometric coefficients of reactants. Sum of the stoichiometric coefficients of reactants. Sum of the stoichiometric coefficient of the reactants. Sum of stoichiometric coefficient of the reactant. समझ में आ रहा है? बोलिए। तो अब आप ये लिख लो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व, और ये फ्लो चार्ट बना। Types of reaction based on the number of steps involved. Types of reaction based on the number of steps involved. एलिमेंट्री एक ही स्टेप में। अच्छा पता है इनके, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। पॉइंट नंबर 2 दिखा दे रहा हूं, जब भी इनका एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट ना, जब ये ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये एक स्टेप में होते हैं, R to P एक स्टेप में, मतलब एक ही पीक आएगा यहाँ पे। जो मल्टीपल स्टेप के हैं उसमें मल्टीपल पीक्स आते हैं, क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट आया तो ऐसा आता है। यहां से गया, ये बीच में एक इंटरमीडिएट आया, फिर ये कुछ हुआ तो उसके बाद ये प्रोडक्ट है। तो ये 2 स्टेप का है। कई बारी ना इसी से पहचानते भी हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इससे पहचानते भी है कि कितने स्टेप का रिएक्शन, जितनी बार ऐसे ऐसे हुआ होगा उतने स्टेप का वो रिएक्शन।
क्योंकि हर स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी आएगा ही ना, इंटरमीडिएट बी से कंबाइन करेगा तो भी तो आएगा ही ना भाई। तो उसके लिए हम ये देखेंगे, ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो क्या टेंशन क्या है, बस मल्टीपल स्टेप के लिए बस ऐसे ही है। बस इसका कहने का मतलब बस इतना है कि भाई ये रिएक्शन एक बारी में खत्म नहीं हुआ है, सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे कोलाइड नहीं हुए हैं, बल्कि ए और बी पहले 1:1 रेशियो में कोलाइड करके ये बना रहे हैं इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट फिर बचे हुए बी के साथ टकरा रहा है। तो हर स्टेप में एक बारी आएगा ना पीक बेटा, तो वही तो है, 2 टाइम्स यहाँ पे 2 पीक्स जनरेट हो रहे हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना, और ये बीच में क्या है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट अलोंग विथ ऑफ कोर्स बी के साथ कोलाइड करने जा रहे हैं। तो समझ गए होगा, जितने इस तरह के आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगे इनको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये जो है ना, ये टीएस है, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2। ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, वेर एवर देयर इज सम कन्वर्जन फ्रॉम वन थिंग टू अदर, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्जन के बीच का जो स्टेट होता है उसी को तो ट्रांजिशन बोलते हैं ना, ट्रांजिशन स्टेट। यहां तक क्लियर हो गया सबको, नोटेड। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या नोट करनी है, there is no physical significance of molecularity for complex reaction. There is no physical significance of molecularity. There is no physical significance of molecularity there is no physical significance of molecularity for complex reaction, for complex reaction. Noted? यहां तक क्लियर हो गया सबको, बोलिए। तो ऑर्डर क्लियर हो गया, मॉलिक्युलैरिटी। अच्छा, मैं क्या अब यहां से एक लाइन बोल सकता हूं कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है वही मॉलिक्युलैरिटी है। देखो इस रिएक्शन का मॉलिक्युलैरिटी कितना है, तो आप बोलोगे ये दो पार्टिकल मिलके कोलाइड कर रहे थे, तो मैंने रेट ऐसे लिख दिया। तो ऑर्डर कितना है, 1 + 1। मॉलिक्युलैरिटी कितना था, 1 + 1। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी इक्वल तभी हो सकते हैं जब वो एलिमेंट्री रिएक्शन, वरना अगर हो रहे हैं तो वो एक सिंपली कोइंसिडेंस है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो रहा है। लिखो, नोट करके लिखो, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन can only be equal to molecularity of reaction for elementary reactions. Order of reaction can only be equal to the molecularity of reaction for elementary reactions only. तो ये भी एक तरीका है। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा, बोला बेटा एक रिएक्शन है 2A + B और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। मैं पूछ दूं बताओ इसमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो आप बोलोगे सर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट तो आपने बताया था मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n एंड टाइम इनवर्स। ऑर्डर बता दो, तो जब मैंने एलिमेंट्री लिख दिया तो ऑर्डर बताने की जरूरत ही नहीं। ऑर्डर कितना हो गया, 2 + 1। वो उठा के वहां रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ पड़ रहा है? तो देखो बहुत सारे तरीके हैं, जैसा मैं बोल रहा था। तो मैंने आज आपको इन छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस करा दिया। अब अगली क्लास में हम इंटीग्रेशन का यूज करके रेट का टाइम के साथ रिलेशन देखेंगे, कंसंट्रेशन का टाइम के साथ रिलेशन देखेंगे, हाफ लाइफ क्या होता है ये पहली बार अच्छे से समझेंगे कि हाफ लाइफ क्या है, 25% T25 क्या होता है ना, T75 कितना होता है, T99.9 क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी हम अगले क्लास में सीखेंगे। और अगली क्लास ऑफिशियली केमिकल काइनेटिक्स की लास्ट क्लास होगी। इतना छोटा टॉपिक है ये, ठीक है। मतलब आप उतने देर में इतना इक्विप्ड हो जाओगे
कि आप उसके बाद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं लगा तो रहूंगा आपके साथ जाने के लिए, तो अगले ये 5-6 लेक्चर जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी अगली क्लास। लेकिन एक क्लास की जरूरत है आपको अभी समझने के लिए पूरा, ठीक है। सो मिस मत करना उसको। दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीबॉडी।